अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का मुल्क की सियासत में दिलचस्पी रखने वाला, इनके बारे में सभी वाकिफ़ हैं, पर्टिकुलरली 2022 से तो सभी हैं। 2022 में आपको याद ही होगा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत को गिराने की साजिश का दावा किया था और डोनाल्ड लू उस साइफर साजिश का मरकज़ी किरदार करार पाए थे। हालांकि डोनाल्ड लू पहले ही साइफर बयानियों को झूठा करार दे चुके थे, लेकिन कल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अमूर खारजा की सब कमेटी में पेशी पर उन्होंने एक बार फिर वाज़े तौर पर PTI हुकूमत के खात्मे में अमरीकी किरदार की नफ़ी की और डोनाल्ड लू ने कमेटी के सामने इंकशाफ किया कि पिछले 2 बरसों में उन्हें और उनके अहले खाना को कत्ल की धमकियां दी गई। I want to be very clear. These allegations, this conspiracy theory is a lie. ये इल्ज़ामात, ये साजिशी नज़रिया बिल्कुल झूठ है, मुकम्मल गलत बयानी है। साइफर में कहीं भी ना अमरीकी हुकूमत और ना मुझ पर इमरान खान के खिलाफ काम करने की बात की गई। इस मीटिंग में मौजूद पाकिस्तान के उस वक्त के अमरीका में सफ़ीर ने अपनी हुकूमत के सामने हल्फिया बयान दिया कि कोई साजिश नहीं हुई। No point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. The things that I have faced over these last 2 years. गलत इल्ज़ामात की वजह से मुझे और मेरी फैमिली को मौत की धमकियां दी गईं। मकामी पुलिस को भी मुलव्विस होना पड़ा। हर चीज़ की एक हद होती है। इज़हार राय की आज़ादी जब पुरतशद्दुद धमकियों में बदल जाए तो वो किसी भी तौर पर मंजूर नहीं होती। The free speech has verged into threats of violence, which is not acceptable in our society. चलिए जी, ये धमकियों वाला सिलसिला मकामी सहाफ़ियों से होता हुआ। अभी मैंने कल भी एक ट्वीट मैंने की थी और उसके नीचे लातादाद इस किस्म के मैसेजेस हैं या ट्वीट्स हैं जिन्हें धमकियों के ज़ुमरे में लिया जा सकता है। ये डोनाल्ड लू तक पहुंच गया है। पाकिस्तान की ज़बरदस्त नेकनामी हो रही है। वैसे डोनाल्ड लू दरअसल अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी में पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक मामलात की समात में पेश हुए थे। तो बैकग्राउंड हम बता दें कि ये एक्चुअली थे क्यों इधर, और इसलिए डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर अपनी राय पेश की। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन से तहकीकात का मुतालबा भी किया। साथ ही उन्होंने हालिया आम इंतखाबात के मुस्बत पहलुओं को भी उजागर किया, जिनमें ख़वातीन वोटर्स की बड़ी तादाद में दिलचस्पी और नौजवान पार्लियामेंटेरियंस के इंतखाब से मुतालिक कमेटी को आगाह किया। पाकिस्तान में इंतखाबात के मज़बत पहलू भी थे। दहशतगर्दों की जानिब से धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जिनमें 2 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन शामिल थीं, जबकि वोटर्स ने 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में 50% ज़ायद ख़वातीन को पार्लियामान के लिए मुंतखब किया। इसके साथ साथ हमने देखा कि रिकॉर्ड नंबर में ख़वातीन, मजहबी अक़लियती उम्मीदवार और नौजवान भी इलेक्शंस का हिस्सा थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फ्री एंड फेयर तो कभी अमरीकी हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किया लफ्ज़, और लेकिन उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात को उन्होंने डिस्कस किया जहाँ इलेक्शन पे मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से आ रहे हैं, और साथ ही मुस्बत पहलुओं को भी उजागर किया। डोनाल्ड लू का ये भी कहना था कि अमरीका पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत दरामद करने वाले ममालिक में सर फ़हरिस्त है। मुल्क में दहशतगर्दी एक संगीन मसला है जिस पर पाकिस्तान कई बार तालिबान हुकूमत से मामला उठा चुका है। डोनाल्ड लू ने अपने बयान पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद करते हुए तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। डोनाल्ड लू का सबसे अहम बयान पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ और उन्हें बाइख्तियार बनाने के हवाले से था। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी ख़वातीन की अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद को काबिल तारीफ़ करार देते हुए यहाँ तक एतराफ़ किया कि बाइख्तियार पाकिस्तानी ख़वातीन कई मौक़ों पर अमरीका से भी बेहतर नज़र आती हैं। I wish I had my wife here sitting next to me. I met my wife in Pakistan. She was an American refugee worker working with us. काश मेरी अहलिया इस वक्त मेरे साथ होती। मैं अपनी अहलिया से पाकिस्तान में मिला था जब वो वहाँ अमरीकी महाजरीन वर्कर के तौर पर अफगानों के लिए काम कर रही थी। इनका अपना तालीमी मौजू भी जेंडर बेस्ड वायलेंस था और वो पाकिस्तान में इस इशू पर काम करती रही हैं।
हम देखते हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन में बड़ी ख्वाहिश पाई जाती है कि उन्हें सुना जाए, उन्हें नुमाइंदगी दी जाए और हुकूमती इदारों के साथ पूरा माशरा उनके हुकूक की इज्जत करे। मैं पाकिस्तान में रोज़ाना बड़ी कामयाबियाँ देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की हर फील्ड में ख़वातीन की आदत उभर रही है। मैं पाकिस्तान के सीनियर ओहदों पर ख़वातीन को देखता हूँ, चाहे वो बिजनेस हो, अदालतें हों, पार्लियामेंट हो, वजारतें हों। मैं सच कहूँ तो कुछ दिन पाकिस्तानी अमरीकियों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। Honestly, some days Pakistanis are doing better than Americans. चलिए, ये बातें थीं। अभी बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने सुन ली। उन्होंने डोनाल्ड लू को ज़ाहिर है झूठा करार दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो बातें तो उन्होंने सच्ची की हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि बाज़ बातें जो हमारे मौक़िफ़ की तायीद करती हैं, हमें लगता है तो वो सच्ची हैं, लेकिन जो हमारे मौक़िफ़ की तरदीद करती हैं वो झूठी हैं। ये एक ही शख्सियत के अंदर से दो पहलू कैसे निकाले जाएँ? हुमा, बड़ी अजीब सी खैर बात लगती है। इन एनी केस सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं ना, बाकी उनसे पूछेंगे। आदिल शाहज़ेब इज़ विद अस। आदिल, क्या हाल है आपका? आदिल, व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दी स्टेटमेंट्स जो बार बार हमारी मुल्की सियासत हम आगे जाना चाहते हैं, ये बातें हमें पीछे ले जाती हैं, दोबारा से एक वॉर ऑफ वर्ड्स जिसको कहते हैं शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ डोनाल्ड लू ने कुछ कहा, यहाँ गौहर साहब ने उसकी तरदीद की। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं हुमा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक तो इसको थोड़ा सा अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जो कांग्रेशनल हेयरिंग हुई है, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और अहम डेवलपमेंट इसलिए है कि इसमें कुछ फैक्ट्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रेट हो गए हैं। एक तो देखें, एज ए पाकिस्तानी आई फेल्ट वेरी प्राउड, जो आपने आखिर में अभी जब मैं हेयरिंग भी देख रहा था और अभी आपने जो असिस्टेंट सेक्रेटरी टू स्टेट डोनाल्ड लू की जो स्टेटमेंट चलाई खवातीन के हवाले से, और उनका ये कहना कि जी पाकिस्तान तो बाज़ औक़ात जो है वो हमसे भी बहुत बेहतर हमें नज़र आता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन। तो हमें तो अभी तक इंटरनेशनली बड़ा एक तंग नज़र माशरा, एक तंग नज़र पाकिस्तान और उस तरह पोर्ट्रे किया गया इंटरनेशनली। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था उनकी बाज़ बातों से कि जैसे कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल वहां पर बैठा हुआ है और पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इससे हमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यूएस पॉलिसी पाकिस्तान के लिए क्या थी, क्या है, और क्या उसमें कोई तब्दीली आई है या नहीं है। देखिए, एक तो थोड़ा सा अगर अमेरिकी निज़ाम को हम समझ लें तो पहले आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसके बाद अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी टू स्टेट जो है वो आता है। तो डोनाल्ड लू साहब जो है वो है भी साउथ एशिया के लिए, यानी पूरी दुनिया के वो असिस्टेंट सेक्रेटरी टू स्टेट नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आपको इस मीटिंग की सिग्निफिकेंस का पता चल जाता है कि अमरीकी जो सिस्टम है उसमें इतनी ज्यादा अहमियत इस मीटिंग की नहीं थी। यूएस कांग्रेसमैन जो है वो मीटिंग्स बुला सकते हैं, 8 से 10 मीटिंग्स जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर होती हैं। अब उन्होंने बुलाया किसको? अब उन्होंने बुलाया उस शख्स को जो कि यूएस पॉलिसी हर जवाब में वो उन्हें समझा रहा है और सुना रहा है, और हर एक जो उनकी स्टेटमेंट थी उसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन साइफर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, रिजीम चेंज में अमरीकी हुकूमत शामिल नहीं था, कोई उनका कॉन्ट्रैक्टर शामिल नहीं था। फिर उन्होंने इलेक्शन के हवाले से भी बात की। तो अच्छा आदिल, अब ये बात करना, साइफर तो चलें था, उस पर डिमाश पे हुआ, लेकिन अमरीकी साजिश का बयानिया जो साइफर से जोड़ा गया था, नत्थी किया गया था, उसको उन्होंने भी एक मरतबा फिर झूठ करार दे दिया। वो तो चलें झूठ करार दे चुके हैं, इससे पहले भी अमेरिका कई मौक़ों पर इसकी तरदीद कर चुका है। हमारे यहाँ देख लें मुख्तलिफ फोरम्स, DGI से लेकर और असद मजीद से लेकर और जो भी स्टेजेस इस सारे मरहले में आए, मामले में आई, सब ने इसको झूठ करार दिया या कह दिया कि भाई साजिश कोई नहीं हुई थी। लेकिन आज भी बड़ी तादाद PTI के हमदर्दों या वर्कर या कारकुनों की है, वो कहते हैं जी साजिश नहीं थी, तो फिर इमरान खान के ऊपर केस किस बात का चल रहा है। मतलब दे नैरेटिव, द वे दे वांट टू ट्विस्ट फैक्ट्स, वो अभी भी काम करता है। देखिए, आप अब्दुल्ला जितना भी ट्विस्ट करना चाहें, लेकिन देखिए यहाँ पे यूएस कांग्रेस की हेयरिंग की बात हो रही है, जहां आपने देखा कि 2 दफा किसी शख्स ने कुछ कहना, पीछे से चाह गैलरी में उससे उठा के उन्होंने कहा कि जी आप बाहर चले जाएं, उसके बाद ये चीजें आप ना करें। और दूसरा जो डोनाल्ड लू ने बात की कि जी उन्हें डेथ थ्रेट्स तक मिल रहे हैं,
तो देखिए वो अमेरिका है, वो पाकिस्तान नहीं है। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि कल की ये जो हेयरिंग थी, इसने 2-3 चीजें बड़ी ठीक ठाक इस्टेब्लिश कर दी हैं। एक तो ये है कि यूएस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया। यहां तक कह दिया कि अगर इलेक्शंस की बेज़ाब्तियां हैं, जिस पर हमने भी आवाज उठाई है, वो काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। जो वो नताइज सामने लेके आते हैं, जिस हल्के में वो री इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो बिल्कुल वो करवा दें। अब पीटीआई का देखिए ये हेयरिंग हुई क्यों? वहां पर कांग्रेसमैन जो हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, उसमें पाकिस्तानी निजात अमेरिकन हैं, कुछ डोनर्स होते हैं, उनको मुतमईन करने की हद तक तो ये हेयरिंग ठीक थी। लेकिन इस हेयरिंग का इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तानी सियासत पर क्या होगा, मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। यूएस पॉलिसी का क्या होगा विज़ पाकिस्तान, वो मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए डोनाल्ड लू ने जो बातें की है ना, वो यूएस पॉलिसी थी। उन्होंने जो पाकिस्तान इकोनॉमिक और वाइब्रेंट इकोनॉमिक स्टेबल पाकिस्तान की बात की है, ये यूएस पॉलिसी है। नई गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलने की, काम करने की बात की है, ये यूएस पॉलिसी है। टेररिज्म से पाकिस्तान इफेक्टेड है, टीटीपी को उन्होंने कंडेम किया। अफगान तालिबान को कहा कि जी अच्छा, आप ये अपनी भी आदिल बिल्कुल हम ये भी देख रहे हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ अपने व्यूअर्स को बता दें, वो जो गैलरी में से लोगों को उठाया जा रहा था, हमने कुछ क्लिप्स शेयर किए हैं, उसमें जब डोनाल्ड लू ये बातें सारे कर रहे थे तो साथ लायर यानी झूठा कहा जा रहा था फ्रॉम द गैलरी। डेफिनेटली पीटीआई सपोर्टर्स होंगे जो वहां पहुंच गए होंगे, लेकिन डेथ थ्रेट्स तक बात पहुंच गई है, तो फिर तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी बताइएगा कि ऐवान के एक रुकन हैं ब्रैड शर्मन, उन्होंने अमरीकी सफीर से अडयाला जेल में कैद इमरान खान से मुलाकात करने का मुतालबा भी किया है। तो इसका क्या आप मकसद देखते हैं कि क्या मकसद हो सकता है इस मुलाकात की ख्वाहिश का? देखिए हुमा, एक तो मैं आप और अब्दुल्ला ना, हम अगर देखिए ह्यूमन राइट्स अगर मेरे लिए कराची में ह्यूमन राइट्स है, तो वो मेरे लिए इस्लामाबाद में भी वही स्टैंडर्ड होना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट। अब ब्रैड शर्मन की जो बात है, उन्होंने जो बात की है कि इमरान खान को क्यों और कैसे गिरफ्तार किया गया, इसके लिए यूएस एम्बेसडर को मिलना चाहिए इमरान खान से जेल में, और उनकी सेफ्टी और सारी चीजों को इंश्योर करना चाहिए। लेकिन सेम अब हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब के इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे कि उनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मतलब सियासी विक्टिमाइजेशन की जहां से भी बू आती है, तो 2018 से लेकर 2024 तक जहां जिस पार्टी के साथ हुआ, हमने कंडेम किया, और हमें एज ए जर्नलिस्ट, बैलेंस जर्नलिस्ट कंडेम भी करना चाहिए। लेकिन अगर मैं 18 को कंडेम कर रहा हूं, 24 को नहीं कर रहा, या 24 में जो हो रहा है वो तो मैं कंडेम कर रहा हूं, लेकिन 2018 में जो पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ हुआ वो मैं नहीं कंडेम कर रहा, तो मैं अपने आप को एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं क्लास करूंगा। तो इसी तरह ब्रैड शर्मन साहब जो है कांग्रेसमैन, अगर आप उनकी इसराइल की स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, प्रो इसराइल, या जो गजा में जो कुछ हो रहा है, फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, वो उसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहते ही नहीं है। तो अगर आपकी ह्यूमन राइट्स की स्टैंडर्ड्स ये हैं कि गजा में जो कुछ वो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनके साथ इसी तरह होना चाहिए, और आपको पाकिस्तान में जो ये चीजें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर हो भी रही है वो आपको नजर आ रही है, वो नजर नहीं आ रही, तो ये दौरे में आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यूएस कांग्रेस जिस तरह से काम करती है, देखिए उनके डोनर्स होते हैं, कांग्रेसमैन हर 2 साल के बाद इलेक्ट होता है, उन्हें डोनेशंस चाहिए होते हैं, उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खुश करना होता है। तो ये पूरी हेयरिंग को आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जो सवालात उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाह रहे थे और डोनर्स चाह रहे थे, वो उन्होंने कैमरे के सामने कर दिए। डोनाल्ड लू ने जो जवाब दिए वो अमेरिकी पॉलिसी थी, इससे ज्यादा आप इसको नहीं। थैंक यू आदिल फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू आदिल। और एक और पे हम एक्सप्लेन करते हैं मुख्तसरन कि अमेरिकी साजिश का बयान था या बयानिया था जो भी कहा गया था पीटीआई के बानी चेयरमैन की तरफ से कि इस मीटिंग से हम ये अखज़ करते हैं कि अमेरिका ने मुझे हटाने के लिए साजिश की। और जो साइफर केस चल रहा है वो इस बुनियाद पे चल रहा है कि जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स होती हैं, जो साइफर्स आते हैं जाते हैं, ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। इस तरह से आप स्टेट सीक्रेट्स या जो पूरी लैंग्वेज इस तरह एक्सपोज हो जाती है, आप नहीं लहरा सकते, नहीं इस तरह से घुमा सकते, नहीं इसको अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते। सो या वो एक और केस है, और ये बयानिया अमरीकी साजिश का था जिसको डोनाल्ड लू कह रहे हैं कि हमने कोई साजिश नहीं की है, ये मनगढ़ंत बात है, झूठी है, फसाना है। और मेरा दिल चल रहा है साथ ऐड कर दूं फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि ये बहुत बार ये एक्सप्लेनेशन एक्चुअली हो भी चुकी है। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, और जब ब्रेक आएंगे तो बिल्कुल ही कोई और टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा, आपको बताएं कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी वाला मुल्क करार पाया है। कैन यू इमेजिन, पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं, उसमें वी आर ऑन द
सेकंड नंबर। आलमी इदारे हाँ बिल्कुल, आपको बता दें की रिपोर्ट में बहुत से इंकशाफात हुए हैं जो हमारी आंखें, क्योंकि हमारा सांसें तो खुलने नहीं वाली, आंखें तो बंद ही हो रही हैं, आंखें खोलने के लिए हैरानगी में आंखें खुल में स्टार्ट हो रही हैं। तो इस आलूदगी में किसी और का नहीं, खुद हमारा ही हाथ है। आपको पता ही है, आज दरख्त काटे जा रहे हैं, नई शजरकारी पर तवज्जो ना होने के बराबर है। ग्रीनलैंड और ज़रई ज़मीनें जो हैं वो ख़त्म करके बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। और ऐसे हालात में जब हरियाली और जंगलात मुसलसल कम होंगे तो फ़िज़ाई आलूदगी तो बढ़ेगी ना। ऑब्वियसली इट मेक्स परफेक्ट सेंस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फ़ाइज़ ईसा ने भी कल एक केस की समाअत के दौरान IQ एयर रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आलूदगी में पहले नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर इंडिया है। और इस्लामाबाद फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में यानी कैपिटल्स में 90 नंबर पर है। कितना हमें इस वक्त क्लीन एयर और इस्लामाबाद कितना हमें अच्छा लगता है ना। हमें लगता है इस्लामाबाद इज लाइक परफेक्ट एयर क्वालिटी, बट एक्चुअली नो, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर का पहला, ट्रेजेडी है कि इतना खूबसूरत शहर और पहला नंबर है फ़ज़ाई आलूदगी में। फैसलाबाद का दूसरा, पेशावर का तीसरा, रावलपिंडी का चौथा, कराची का पाँचवां, इस्लामाबाद का छठा नंबर है। रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान की फ़ज़ा में मुज़र सेहत ज़र्रात की मिक़दार मुकर्ररा हद से तकरीबन 15 गुना ज़्यादा है। WHO के माहिरीन के मुताबिक अगर फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पा लिया जाए तो सुनिए ज़रा, लाहौर शहर में रहने वालों की औसत उम्र में 7 साल का इजाफा हो सकता है, कराची वालों की उम्र में 3 साल का इजाफा हो सकता है, इस्लामाबाद में रहने वालों की उम्र में 5 साल तक का इजाफा हो सकता है। अब बात यह है कि जब इजाफा हो सकता है तो ज़्यादा जीना किसको नहीं पसंद। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ कि क्या आप भी शॉक हुई हैं ये इस किस्म के फिगर्स सुन के, खास के पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात हो रही हो तो कितनी कम होती जा रही है ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ आर एयर। और ख़ास तौर पे लाहौर में पिछले कुछ सालों में आप बड़ी अच्छी तरह जानती हैं स्मॉग का जो हाल है, जो हशर लोगों का हुआ है। अब इंटरिम हुकूमत से भी हमने बात की, उससे पहले भी हम बात करते रहे। आइडियाज़ बहुत बड़े बड़े हैं कि लाहौर को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इंक्लूडिंग एयर प्योरीफाइंग मशीन्स और इस किस्म की चीज़ों की बात हुई है। वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? थैंक यू वेरी मच हुमायूं अब्दुल्ला। मैं भी आपकी तरह उतनी ही परेशान और डिस्टर्ब्ड हूँ जितने आप दोनों हैं, और हम तो ये फेस भी कर रहे हैं बिकॉज वी लिव इन लाहौर, और ये हर साल जो है ये मुसीबत हमें झेलनी भी पड़ती है। और लेकिन आज जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, और इस हवाले से मैं एक बात जरूर आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको जो है फॉरेस्ट के हवाले से, ये फॉरेस्ट डे के हवाले से आपको कोई काबिल जिक्र चीज शायद जो है वो देखने सुनने को ना मिली हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनका पहले दिन से इसके ऊपर एक फोकस बड़ा क्लियर है। कुछ इकदाम मैं यकीनन आपके साथ शेयर करूंगी। आज जो हमारा वर्ल्ड फॉरेस्ट डे था उसके ऊपर एक जो मिनट है उसके अंदर 1 लाख पौधा लगाया गया है, और ये रिकॉर्ड बना आज इस जो है वो कैंपेन के अंदर। और 13,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 1 मिनट में 1,90,000 पौधे जो है वो छाना मांगा कि हमारा जो जंगल है बड़ा पुराना उसके अंदर लगाए हैं। जल्लो पार्क है हमारा बहुत बड़ा पार्क है, उसके अंदर 35,000 पौधे लगाए गए। ये बहुत सारी डिटेल है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज लाहौर के अंदर जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं बड़े बड़े जो जहां पर हमारी खवातीन शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, आज जब टिल पे जा रही हैं अपनी बिल के लिए तो उनको साथ साथ एक पौधा जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से हम दे रहे हैं, और वो पौधा उनको हम इंकरेज करने के लिए दे रहे हैं कि इसको वो लेके जाए मॉल्स के अंदर, होटल्स के बाहर जो है वो हर जगह पर इस कैंपेन को बहुत जो है वो एफिशिएंटली अल्हम्दुलिल्लाह चलाया गया। और अभी तक का जो रिकॉर्ड है, अभी 2 घंटे पहले तक जो है 1.5 मिलियन पौधे जो है वो लगाए गए थे। अच्छा ये होता है कि पौधे लग जाते हैं लेकिन उसके बाद उनको देखता कोई नहीं, वो खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली वो उसका भी इस दफा जो है वो ऐप फॉर पाकिस्तान, हमने इसको एक ऐप जो है प्लांट फॉर पाकिस्तान, उस ऐप को हमने आज इंट्रोड्यूस किया है। उसके ऊपर जियो टैगिंग हो रही है हर एक प्लांट की, जो प्लांट लग रहा है उसके साथ बाकायदा QR कोड जो है वो एसोसिएट किया गया है, और हम पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ कितने प्लांट्स लगे हैं, वो कहाँ मौजूद है। साहिबा ये बड़ी अच्छी हमें बात लगी, खासतौर पे आप बता रही हैं कि प्लांट जो है एक साथ साथ वापस जो शॉपिंग कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है। आप लोगों ने एक ऐप भी बना ली है। वेयर डज दिस ऑल लीड टू? क्योंकि पिछली हुकूमत का आपको याद है एक पूरी मुहिम थी बिलियन ट्री सुनामी के नाम से, और जिसको कुछ देर तक तो उन्होंने फॉलो किया, हमें भी पता चलता रहा किधर क्या हो रहा है। उसके बाद बात बिल्कुल आई गई हो गई।
आर वी कीपिंग ट्रैक ऑफ वेयर आर प्लांट्स दिस टाइम आर गोइंग, वेयर द मनी इज गोइंग? ये सारे फंड माली बेज़ाब्तियों का उनसर भी जी बिल्कुल वो तो आ ही जाता है, क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा था। नहीं, वो केपी पे होता है जी। इस हमारी तो बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर जो है वो 2 रुपए जो है वो एक उसके लिए, और चंद पैसे जो है वो एक कलम के लिए जो होती है उसके लिए बाकायदा सरकारी तौर पर इशू किए गए हैं। और वो केपीके की बात है जहां पर सिर्फ ये जो है उसको नारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि सीनियर मिनिस्टर जो है हमारी औरंगजेब साहिबा, वो पूरा वफाक छोड़कर पंजाब में जो है वो इस वक्त जहां बाकी काम कर रही है, उनके पास फॉरेस्ट्री और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जितने भी इनिशिएटिव्स हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, उनके पास मौजूद है। और ये जो जियो टैगिंग मैंने कही है, QR कोड है हर एक प्लांट के साथ। सो उस प्लांट की हालत क्या है, उस प्लांट को जो है वो जब लगाया गया है उसके बाद उसको पूरा जियो टैग किया जाएगा, उसको बाकायदा तौर पर पूरा जो है हम उसको ट्रैक करेंगे। सो ये नहीं है कि पौधे लगा के हम भूल जाएंगे और उसका पता नहीं चलेगा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जहां तक ये बात है कि अब ये जो फिजाई आलूदगी है इसके अंदर और पौधों के साथ साथ जो दूसरी चीजें हो सकती हैं वो है कि सेफ सिटी, आपको पता है कि हमारा शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एक एहसान किया था सुबह पंजाब के ऊपर, जो उन्होंने सेफ सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसको अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज शरीफ साहिबा अब अपने इस जो है वो दौर में उनको हम मुख्तलिफ और इजला तक ले जा रहे हैं। और हमारी जो है वो उनकी विजन ये है कि इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर ये सेफ सिटी चला जाएगा। और सेफ सिटी से सिर्फ क्राइम और इन तमाम चीजों के साथ साथ जो ट्रैफिक मॉनिटर हो रही होती है उसमें जिस गाड़ी के अंदर से, जिस रिक्शे के अंदर से, जिस चीज के अंदर से अगर धुआं निकल रहा है और वो वायलेशन हो रही है तो उसको बाकायदा वहां पर सेफ सिटी के कैमरों के साथ जो है डिटेक्ट किया जाएगा और उसके ऊपर फिर उसको फाइन करना है या उसके ऊपर कैसे पेनल्टी जो है वो चार्ज करनी है उसको भी जो किया जा रहा है। अच्छा आज़मा साहिबा, क्या हम एक्सपेक्ट करें आने वाले सर्दियों के मौसम में? फिर वही छुट्टियां होंगी बच्चों की स्कूल की, जाहिर है क्योंकि मौसम इस काबिल नहीं होगा, स्मॉग से हशर हो रहा होगा लोगों का, या फिर ऑलरेडी फ्रॉम अभी तो आप लोगों ने जाहिर है अभी ताज़ा जिम्मेदारियां संभाली हैं, इन समर्स में ही हम कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ ऐसे इक़दाम जो कि इंटरिम गवर्नमेंट ने भी किए थे, उनसे भी हमारी तफसील से बात होती थी, फ्यूल चेंज की बात होती थी, हमारे कंबस्टन की वजह से हमारा आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, कोई प्लानिंग है स्मॉग के तदारुक के लिए आने वाली सर्दी में? जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट इज ऑन टोज जी। और ये जैसे मैंने गुजारिश की कि ये सब कुछ जो है ये पहले ही परसीव करते हुए किया जा रहा है। डेंगू के ऊपर मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। डेंगू के ऊपर जो सक्सेस स्टोरी थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, वो आपको पता है श्रीलंकन जो है वो पहले हमें पढ़ाने के लिए आए थे, उसके बाद हमसे सीखने के लिए आते थे पंजाब में कि आपने ये कैसे किया। वो इसलिए कि पहले से प्रिएम्प्टिव मेजर्स जो है वो ले लिए जाते हैं और वो जब लार्वा बन रहा होता है उस वक्त उसको देखा जाता है। अब मैं कोई बड़ा बोल तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर अश्योर करना चाहती हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट की, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पूरी जो है वो इसके ऊपर एक कंसिडरेशन है और उन्होंने पूरा चेक रखा हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये वाला जो सीजन है ये बेहतर हो। पिछले से मुझे नहीं पता कितने % बेहतर होगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहती हूँ कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रेंज से लेकर जो हमारी जो प्योरीफायर्स हैं जिसकी आपने बात की थी, जो अच्छे से बात की गई आए नहीं, वो बाकायदा तौर पर जो है उसको ADP के अंदर जो है वो डाला जा रहा है। हम इसके ऊपर हम इस पे फॉलो अप जरूर लेंगे आपसे। एक और चीज, कल हमने KP के CM बड़े ही गुस्से में थे और उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हमने सुनी। ऑब्वियसली गुस्सा था, उनके अरेस्ट वारंट निकल आए और उनका ये कहना था कि अगर मैं चाहूँ तो बेसिकली मैं सारों के अरेस्ट वारंट निकाल सकता हूँ। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपके अब्बू और पता नहीं किस किस के अरेस्ट वारंट निकलवाऊंगा। अगर आप चाहती हैं तो हम एक दफा आपको सुना सकते हैं, अगर आपने नहीं सुना हुआ आज़मा साहिबा। अच्छा ठीक है, चले आगे बस बात ये थी, फिर आज उनकी मुलाकात भी हुई, वो साथ थे, मरियम साहिबा भी थी, तस्वीर भी हुई। क्या समझती हैं आप ऐसे स्टेटमेंट्स को? और उसके अगले दिन ही वो ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त, साथ ही खड़े थे, हेलो हाय भी हुई होगी, क्या कहेंगी? देखो पहले तो हुआ ये फिजाई आलूदगी के बाद आपने सियासी आलूदगी का जिक्र अच्छा छेड़ा है और ये आपने अच्छा एक दूसरे के साथ इसको जो है वो थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश की है। अली अमीन गंडासू साहब ने शुरू में आपको पता है बहुत मौला जट और टार्बन बनने की कोशिश की, बड़ी उनको वाहवाही मिली और ये अनफॉर्चुनेट है कि तरीके फसाद जिसको मैं कहती हूँ उसके अंदर जब तक आप फसाद की बात ना करें, मार दूंगा गिरा दूंगा, जब तक ये बात ना करें उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। और वो नहीं आए थे ओथ के ऊपर, फिर उसके बाद जब उनको पता चला कि उनका जो है सूबा मकरूज है
और उन्होंने खुद भी बताया, अपनी ही पार्टी के बंदे पे बताया कि ये झगड़ा साहब हमें मकरूज करके गए हैं। फिर वहां भी गए पीएम साहब से मिलने, और पीएम साहब ने ग्रेशियसली उन्होंने उनको बुलाया भी, और उन्होंने बिल्कुल सियासी मफादात से बालातर होकर उन्होंने ऑप्शन दिया कि एक सूबे का वजीर आला है, उसको आना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद उनकी बहुत लेदे हुई, अगर आपको याद हो, उनकी पार्टी के अंदर से भी बहुत लेदे हुई, क्यों गए थे, नहीं जाना चाहिए था। सुना है कि इमरान खान साहब ने भी उसको बहुत गुस्से का इजहार किया। तो उनकी वो बेचारे जो है ना, उनकी कुछ तो उनकी ज़हनी हालत ऐसी है, वो गुस्से में हर वक्त ही होते हैं। कभी आपने उनको सेनेटरी में देखा है, कभी आपने उनसे कोई रीजनेबल बात देखी? अब कल एक चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने सूबे के लोगों को कह रहा है कि ईंटें मारो किसी को, ये नहीं कह रहा कि आप इसके खिलाफ कुछ पर्चा दर्ज करा दो, किसी के खिलाफ कुछ शिकायत, कह रहा है ईंटें मारो जो आपसे रिश्वत मांगे। अब गंडापुर साहब की खुद की ऑडियोज मौजूद है जिसके अंदर रिश्वत मांग रहे हैं, मैंने इलेक्शन लड़ना है, मुझे इतने पैसे भेज दो। और अगर उनके ऊपर केसेस जो है वो 9 मई के हवाले से है, ये भी उनकी ऑडियो मौजूद है जिसके अंदर वो कह रहे हैं हम ईंटें इकट्ठे कर रहे हैं, गुलेले इकट्ठे कर रहे हैं। अब अगर आपने 9 मई किया है और आपने मुल्क के अंदर एक फसाद बर्पा किया था, तो उसके ऊपर एफआईआर हमने तो नहीं कराई है, हमारा लेना देना, हमने तो नहीं कहा था आप 9 मई करने के लिए चले जाएं, आप जाकर जो है वो स्वात मोटरवे को अभी आग लगवा दें, आप रेडियो पाकिस्तान भी जो है वो पिशावर का जला दें, आप जो है एम्बुलेंस से जला दें, हमने तो नहीं कहा था। अब अपने अगर अमाल की वजह से उनको जो है वो आ रही है कोई नोटिस, तो उस पर हमारा कसूर नहीं, लेकिन मैं उनको मोहतात रहने का मशवरा दूंगी। मरीम नवाज साहब की बात करते हुए थोड़ा सा मोहतात रहे, क्योंकि हम अभी जो है हम समझते हैं कि आप चले शॉर्ट टर्म ही सही, लेकिन आप वजीर आला है, हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इज्जत तब होगी जब आप हमारी चीफ मिनिस्टर की इज्जत करेंगे। बहुत शुक्रिया होने की वजह से मैं कोई मुझसे लिबर्टी नहीं मांग रही, वो मैं जेंडर की कायल नहीं हूँ पॉलिटिक्स के अंदर। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, और वो पंजाब का और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 12.5 करोड़ से ज्यादा की उसकी आबादी है, और उसकी चीफ मिनिस्टर को जो है वो धमकियां देने से पहले जरा अपने अमाल के ऊपर गौर फरमा ले, हम कहेंगे तो फिर शिकायत हो जाएगी। जी जी आज़मा, दैट्स ऑल द टाइम वी ऑर्डर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और साथ ही कुछ नहीं कहेंगे, हम एक ब्रेक लेंगे। जिन्ना स्टेडियम में हम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर उर्दन से हार गए हैं 3-0 से, और पाकिस्तान अब तक क्वालिफायर्स में अपने तीनों मैचेस हार चुका है, जबकि अब कितने मैच खेले गए हैं। खुशी से बता रहे हैं जैसे आए तो कि कोई एक तो जीता ही होंगे हम। नहीं, पाकिस्तान के साथ ग्रुप में सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और उर्दन शामिल हैं। अभी 3 मैचेस हारे हैं, 3 हमने खेलने हैं। तो पाकिस्तान के साथ ग्रुप में सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और उर्दन शामिल हैं। ईसा खान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम। बहुत शुक्रिया ईसा। बताइएगा, आज के मैच के मतलब कोई भी गोल नहीं कर सके हम, आप पिछले मैचेस को कंपेयर करें तो हमारी कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस, एज इन ज़ाहिर नहीं जीत पा रहे हैं हम, या फिर नीचे जा रही है? बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान टीम ताजिकिस्तान से मैच खेल के बाद जो है ना फिर से 4 महीने के बाद मैच खेला है, तो मेरे ख्याल से जॉर्डन की टीम हाल ही में एशिया कप में फाइनल खेला है, तो वो एक मुकम्मल तैयारी के साथ उसकी टीम आई है, और पाकिस्तान टीम तकरीबन 4 महीने में कोई मैच नहीं खेला है, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक फुटबॉल भी बंद है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की उस तरह की तैयारी नहीं है जो एक इतनी बड़ी इवेंट्स के लिए होनी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान टीम ने आज बहुत अच्छा खेला है मेरे हिसाब से, कि स्पिरिट के साथ खेला है, और 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में, 2 हफ्ते की तैयारी में पाकिस्तान ने अच्छा खेला है मैच, और वो एक स्ट्रांग ओपोनेंट के साथ मैच था। तो मेरे ख्याल से 3-0 यही रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही रिजल्ट आएगा। ये बताइएगा कि हम जब दूसरी टीमों को देखते हैं और अपने खिलाड़ियों को देखते हैं तो कुछ नज़र भी आ जाता है कि वो उस किस्म की तैयारी, उस किस्म की प्रैक्टिस, वो सब कुछ नहीं है जिस तरह होना चाहिए। बड़ी सीरियस चीज़ है, मतलब ये क्वालिफायर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये मैक्सिमम जितनी तैयारी अपनी इन मैचेस में जाने के लिए कर सकते हैं ये लोग करते हैं? ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। आपको लगता है 100% तैयार होते हैं हमारे खिलाड़ी? बिल्कुल, दुनिया जो है ना इस तरह बड़े इवेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्लान करते हैं, और बहुत लॉन्ग प्लानिंग होते हैं उनकी, और उनकी मैचेस अपने प्लेयरों को ज़्यादा मैचेस के एक्सपोजर उनको देते हैं, इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं। बदकिस्मती से हमारे तकरीबन ये 4 साल से जो NC नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हाथ में फेडरेशन आया हुआ है, तो उसने तो तकरीबन पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है, जो लीग था, वो भी बंद है।
तो मतलब प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, वो अपने लीग में खेलते हैं, फिर इस तरह इंटरनेशनल इवेंट्स में जाके वो परफॉर्म करते हैं। तो लिहाजा हमारी इस वजह से कि हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, और हमको जो है ना एक जो हमने मैच निकाला है कंबोडिया के सामने, मेरे ख्याल से वो हमें एक सरप्राइज मिला है। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हम आगे नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर सकते। उसी से हमें कुछ उम्मीद पैदा हुई थी कि जी हमारे अब एक खिलाड़ी आ गए हैं और ये बरतानिया में पले बड़े बच्चे हैं और बड़े ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। वो सब क्या अभी भी मौजूद हैं? वो बस आते हैं इन मैचेस के लिए 3-4 महीने बाद और चले जाते हैं, या यहाँ रहकर सब मिलकर ट्रेनिंग करते हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन? बिल्कुल, उन्होंने तो तकरीबन 2 दिन पहले मैं टीम को ज्वाइन किया है, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ प्लेयर्स जो है ना वहाँ पे लीग्स खेलते हैं, तो वो मतलब इतने ज्यादा टाइम मेरे ख्याल से इजाजत नहीं देगा कि वो 15-20 दिन कैंप ज्वाइन करे। तो वो आके तो टीम से थोड़ा टीम बैलेंस हो गया, मगर मैं यही कहता हूँ कि जब तक आपका डोमेस्टिक लीग अच्छा ना हो, आपकी डोमेस्टिक लीग इतना स्ट्रांग ना हो कि आप इंटरनेशनल फुटबॉल की बराबरी का लीग ना हो, तो आप इंटरनेशनल फुटबॉल आसानी से नहीं खेल सकते हो। तो लिहाजा इसलिए हम जो है ना ये जो हमारी ग्रुप्स में जो टीमें हैं ये बहुत स्ट्रांग है, इनकी अपनी लीग्स बहुत अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से इनसे हमको जो है ना जीतने की उम्मीद बहुत कम है। और हमें ये कि हमारे प्लेयरों को एक अच्छा सा एक्सपोजर मिल जाएगा, इनको मैचेस मिल जाएगा, थोड़ा सा हमारे रैंकिंग में भी बेहतरी आएगा। तो इसके अलावा जो है ना पाकिस्तान जब तक अपने ग्रास रूट के ऊपर काम नहीं करेगा, अपने ग्रास रूट को स्ट्रांग नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस तरह मैच खेलना मुश्किल होता है। अच्छा, एक चीज जो हमें मुकम्मल तरीके से सपोर्ट मिली है, वरना तो हम यही कह रहे होते नहीं जी हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, हमारे पास क्राउड सपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा है, फुटबॉल के दीवाने तो हैं ही पाकिस्तानी बहुत से, लेकिन एक्चुअली जब मौका मिलता है कोई मैच देखने का तो वो पहुंचते हैं। और हमारा अभी भी अगर हम आप विजुअल्स देख सकते होंगे, हम अपने ठीक-ठाक लोग मौजूद थे मैच देखने के लिए। बिल्कुल, हम दिखाना भी चाहते हैं व्यूअर्स को जो कि जिन्होंने नहीं इस मैच को देखा होगा कि इट वाज पैक्ड। मतलब पीएसएल के वक्त हमने कराची में खासतौर पे जो मैचेस हो रहे थे उसमें हमारा ये कहना था कि जी लोग नहीं आ रहे, और कुछ इस किस्म की शुरू में ऐसी बातें हुई थी, बट नॉट फॉर फुटबॉल। फुटबॉल का तो एक मैच भी हो रहा हो तो लोग कहते हैं कि शुक्र है कि एटलीस्ट 1-2 तो हो रहे हैं तो हम पहुंचे। उस तरफ से हम सेफ हैं, बड़े अच्छा क्राउड सपोर्ट है। बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है ना फुटबॉल के देखने शायकीन जो है ना बहुत ज्यादा तादाद में जो है ना लीग्स भी देखते हैं, जो यूरोपियन लीग्स होते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं पाकिस्तानी जो शायकीन है। और यहाँ पे जो हमारे लोकल फुटबॉल होते हैं वहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्राउड होते हैं, तो इंटरनेशनल फुटबॉल तो बहुत कम यहाँ पाकिस्तान में होता है। तो लिहाजा इसलिए आज के मैच में इतना ज्यादा रश इस वजह से नहीं था कि थोड़ा सा रमजान भी था मेरे ख्याल से, वरना पिछले मैच ताजिकिस्तान के सामने आपने देखा था तकरीबन 20,000 से ऊपर लोग मैच देखने आए थे। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में लोग चाहते हैं कि फुटबॉल हो, बदकिस्मती से थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से सरपरस्ती ना हो, थोड़ा सा पॉलिटिक्स की वजह से जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है फेडरेशन में, उसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान फुटबॉल जो है ना आगे नहीं जा सकता है। वैसे पाकिस्तान में टैलेंट है, ये दुनिया की जितनी भी कोचेज है, हमारे दौर में जितनी भी कोचेज है, सब ने ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तानी प्लेयरों में टैलेंट भी है, स्पिरिट भी है। बहुत हो गई एक्सेप्टेंस, इससे आगे निकल जाना चाहिए। उस टैलेंट का क्या करें, अचार थोड़ी डालना, उसका काम करना है। कोई अब जॉर्डन में है, हमारा अगला मैच है 27 को, पता नहीं हम उस टैलेंट को कब बरूए कार लाएंगे। क्या हम क्या एक्सपेक्ट करें, ऐसा ही नतीजा या कुछ बेहतरी की उम्मीद है? वैसे तो क्या ही होगी, वो बेहतरी तो यही है कि वो मैच मतलब इसी हफ्ते में, एक हफ्ते में तो शायद हो सकता है कि एक मैच खेल के पाकिस्तान को थोड़ा सा उस टीम को कोच ने देखा होगा, तो अब कोच ये एक हफ्ता टीम के ऊपर काम भी करेगा और उसके खिलाफ जो उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसके ऊपर काम करेगा कि उसको किस तरह रुकना है। तो मेरे ख्याल से हमको यही उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अच्छा खेले। उम्मीद तो हम बिल्कुल अच्छे की करेंगे। थैंक यू ईसा भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, फॉर स्पीकिंग टू अस। अच्छा, 2 लाइनें जो है ना मुझे अब ना उलझन होना शुरू हो गई कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है भाई, अब वो कब कैपिटलाइज होगा और ये कि पाकिस्तान में से बहुत आगे नहीं, और कोई भी शोबा, कोई बहुत टैलेंट बहुत है जी, भरा हुआ है जी, टैलेंट छुपा के रखा है, दिखाएंगे नहीं। हाँ क्या किधर है चीजें सारी, पोटेंशियल टैलेंट, वी नो वी हैव इट, बिकॉज़ हम 25 करोड़ हैं। सिट ऑन दैट, कहने का मतलब है कि बस उस पे बैठना जाए कि जी पोटेंशियल बहुत है, करो कुछ आगे जाना है। इसी पे तसल्ली है कि जी टैलेंट बहुत है। कल मिलते हैं, दैट्स इट।